तो जैसा कि पीछे लेक्चर्स में हमने गोज फॉरवर्ड देखा, आज हम देखेंगे कि गोज एलिमिनेशन मेथड एंड गोज जॉर्डन मेथड। हमें पता भी है जो गोज एलिमिनेशन और गोज जॉर्डन मेथड है, दिस इज यूज्ड फॉर टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। मेनली हमने 3 by 3 की पढ़ी थी, मतलब आपको सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस दी हुई थी। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो आपका या फिर सी प्रोग्रामिंग का जो मैथ होगा, उसके अंदर आपने सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस पढ़ा था, उनको सोल्व करने के मेथड देखे थे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गोज एलिमिनेशन मेथड के बारे में, देन हम डिस्कस करेंगे गोज जॉर्डन मेथड के बारे में। तो मान लो आपको 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है। सपोज दिस इज a11 x1 प्लस में a12 x2 प्लस में a13 x3, दिस इज इक्वल टू सपोज b1 है। ठीक है। देन आपको दिया हुआ है a21 x1 प्लस में a22 x2 प्लस में दिया हुआ है a23 x3, दिस इज इक्वल टू सपोज b2 है। ठीक। और ये हो गया a31 x1 प्लस में a32 x2 और प्लस a33 x3, दिस इज इक्वल टू b3। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि कितनी इक्वेशंस गिवन है। मान लो हम प्रोग्राम में लिख रहे हैं, आपको n इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ n की वैल्यू जो है वो कितनी हो चुकी है, 3। ठीक है। तो सबसे पहले आपको n पता होना चाहिए, दैट इज कितनी इक्वेशन है। देन आपको ये मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, मैट्रिक्स कौन सी है, a11 है, a12 है, a13। ठीक। a21, a22, a23। ठीक है। और a31, a32, a33। यानी आपको इससे भी क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, इनपुट भी करवाना पड़ेगा, n को भी क्या करवाना पड़ेगा, इनपुट। फिर आपको पता होना चाहिए वैल्यू किसकी, b1, b2, b3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी इसे भी हमें क्या करवाना पड़ेगा, इनपुट करवाना पड़ेगा। ठीक है। x1, x2, x3 आपको निकालने हैं, यानी इसे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या था। याद हो आप लोगों को, सबसे पहले इससे ट्राई करते थे ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने में, मतलब कुछ इस तरीके से, यहाँ कोफिशिएंट, यहाँ कोफिशिएंट, यहाँ कोफिशिएंट, लेकिन ये कोफिशिएंट जीरो, ये कोफिशिएंट भी जीरो, ये कोफिशिएंट जीरो, यहाँ कुछ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी यहाँ कुछ प्रेजेंट होगा। दिस इज इक्वल टू आप करते थे इनटू में x करते थे, दैट इज x1, x2, x3 करते थे, दिस इज इक्वल टू b1, b2, b3 हो जाता था। ठीक है। मान लो जो यहाँ कोफिशिएंट आया है, मतलब सब्ट्रैक्ट सबट्रैक्ट करने के बाद कि ये कोफिशिएंट जीरो हो जाए, तो ये नया कोफिशिएंट सपोज p33 डैश आया है, तो ये बन जाएगा p33 डैश इंटू में x3, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ जब आप चेंजेस करोगे, इसमें भी चेंज आएंगे, ऑब्वियस है, जब इसमें चेंज करोगे इसमें भी चेंज आएंगे। मान लो ये नए आपको मिल रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू b3 डैश आ जाएगा, यानी x3 की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू b3 डैश बाय में कितना आ जाएगा, p33 डैश आ जाएगा। ठीक है। मान लो ये आ गया p22 आ गया, और सपोज दिस इज p23 आ गया। ठीक। तो आपका ये बन जाएगा p22 x2 प्लस में p23 x3, दिस इज इक्वल टू b2 डैश आ गया। ठीक है। तो ये b2 डैश आ गया। अब आप क्या करते थे, यहाँ पर भी क्या करते थे, x3 की वैल्यू पुट करते थे, देन आपका x2 आ गया, देन आप बैक सब्सटीट्यूशन करते थे, फिर से x1 की वैल्यू निकालते थे। ठीक है। मतलब आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे, यानी कुछ ऐसे, इसको ये रख लो b1, b2, b3। ठीक है। और चेंज करते थे, ये जीरो बनाने की, ये जीरो बनाने की, और ये जीरो बनाने की। तो चेंजेस करने के बाद जो बी आईज बचे, मान लो b1 डैश, b2 डैश, b3 डैश हुए हैं, और जो ये कोफिशिएंट ये हैं। ठीक है। और ये वाला आपका मान लो एज इट इज है, हम प्रोसीजर भी फॉलो करके दिखाएंगे, ये एज इट इज। ठीक है। तो देखो आप जब क्वेश्चन करते थे, मान लो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन हम 3 नाम दे रहे हैं। सबसे पहले आप R1 निकालते थे, R1 जो होता था आपका होता था A21 बाय में A11। फिर आप निकालते थे R2, R2 दिस इज इक्वल टू A31 बाय में A11 आता था। आप क्या करते थे, 2 में से R1 टाइम्स ऑफ 1 सब्ट्रैक्ट कर देते थे। देखो R1 मतलब कितना हो गया, A21 बाय में A11। तो जैसे ही आप 1 को A21 बाय A11 से मल्टीप्लाई करोगे, A11 कट गया, यानी क्या बन जाएगा, A21 x1, ये भी कितना है, A21 x1। तो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो x1 का जो नया कोफिशिएंट आया है सेकंड के अंदर, वो कितना हो गया, जीरो। यही हमें यहाँ जीरो चाहिए। यानी जो ये इक्वेशन है, अगर आप ये ऑपरेशन लगा रहे हो, तो ये जीरो ऑफ x1 आ जाएगा, तो मैं इसको लिखूं ना लिखूं कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड में देखो ये हो जाएगा A22 माइनस में R1 इंटू में A12 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा A22 माइनस में ये हो जाएगा R1, दैट इज A21 बाय में A11। ठीक है। इंटू में A12 इंटू में क्या हो जाएगा,
x2। सेम देखो नेक्स्ट ये कोफिशिएंट क्या बनेगा, a23 माइनस में r टाइम्स ऑफ a13, a23 माइनस में r1 टाइम्स दैट इज a21 बाय में a11 टाइम्स ऑफ किसका, a13 का, इनटू में क्या आ जाएगा x3। सेम दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b2 माइनस में कितना हो जाएगा, b2 माइनस में r1 दैट इज a21 बाय में a11 इनटू में ये क्या हो जाएगा, दिस इज सपोज ये हो जाएगा आपका b1 हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर आप R2 से मल्टीप्लाई करोगे, मान लो फर्स्ट इक्वेशन को R2 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज A3 बाय A11, तो A11 से A11 कैंसिल आउट, यानी ये बन जाएगा A31x1। अब 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो A31 जीरो हो जाएगा, यानी ये वाली कंडीशन भी अचीव हो जाएगी, मतलब ये वाला जो कोफिशिएंट है वो जीरो आ जाएगा। तो x1 का तो हो गया जीरो, यानी सबसे पहले आपको सेकंड और थर्ड में से x1 रिमूव करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था, सबसे पहले सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में से आप x1 रिमूव करते थे और जो इक्वेशन बच गई उसको लिख दोगे। तो इसका कोफिशिएंट देखो कितना हो गया, a32 माइनस में r2 टाइम्स ऑफ a22, यानी ये हो गया a32 माइनस में r2 टाइम्स ऑफ, सॉरी a1 से मल्टीप्लाई किया था ना, a32 माइनस में r2 टाइम्स ऑफ a12, a32 माइनस में r2 टाइम्स ऑफ a12 इनटू ये हो गया x2। सेम नेक्स्ट बन जाएगा A33 माइनस में ये हो जाएगा R2 टाइम्स ऑफ A13। ठीक है, दिस इज इक्वल टू B3 माइनस A31 बाय A11 इंटू B2। इसको हमने नया नाम दे दिया, सपोज दिस इज P22, तो ये हो गया P22x2। ठीक है, नेक्स्ट हो गया P23, सपोज P23x3, और इसको हमने नाम दे दिया है B2 डैश, और जो नीचे वाला है इसको हमने नाम दे दिया P32x2 और P33x3, दिस इज इक्वल टू सपोज B3 डैश। तो अब हम x1 तो रिमूव कर चुके हैं, मतलब ये जीरो भी ले आई, ये जीरो भी ले आई, लेकिन अब ये जीरो लेके आनी है। मतलब अब ये जो नई दो इक्वेशन आई है 4 और 5, इन नई इक्वेशन में से जो लास्ट वाली इक्वेशन है उसमें से अब आपको x2 रिमूव करना है। तो x2 रिमूव करने के लिए R3 डिफाइन किया, दिस इज इक्वल टू P32 बाय में P22। तो अगर मैं इसको R3 से मल्टीप्लाई कर दूं दैट इज P32 बाय में P22 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो P22 से P22 कैंसिल आउट हो गया, और 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x2 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, जीरो, यानी ये बन जाएगा 5 माइनस में R3 टाइम्स ऑफ 4, ये बन जाएगा x2 का तो कोफिशिएंट आ गया जीरो, P33 माइनस में R3 दैट इज P32 बाय में कितना हो जाएगा P22 इनटू में क्या हो जाएगा, और इनटू में सॉरी P22 भी आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा P33 माइनस P32 बाय में ये कितना है P22, और ये हमने यहाँ गलत मान लिया, ये P23 आएगा, ये P23। ठीक है, इनटू में क्या हो गया x3, दिस इज इक्वल टू B3 डैश माइनस में क्या हो जाएगा P32 बाय में P22, और ये हो गया आपका B2 डैश। मान लो ये जो नया आया है सपोज दिस इज B3 डबल डैश, और जो ये नया आया है, ये जो नया आया है सपोज दिस इज P3 डबल डैश। ठीक है, या डैश मान लो क्योंकि डैश अभी तक हमने माना नहीं है। तो x3 की वैल्यू आ जाएगी, x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B3 डबल डैश बाय में कितना आ जाएगा P3 डैश। ठीक है, तो मैं बैक सब्स्टिट्यूशन करूंगी, यानी x3 की वैल्यू 4 में डालूंगी तो x2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू मैं इसमें डालूंगी 1 में डालूंगी तो मेरा x1 आ जाएगा। तो देखो मैंने ओवरऑल क्या कर दिया, जो लास्ट इक्वेशन है उसमें से x2 भी हटा दिया, यानी x2 भी हटा दिया, यानी ये वाला अचीव हो गया। तो हमें ओवरऑल क्या अचीव होगी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मेन काम रहेगा हमारा प्रोग्राम के अंदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ट्राई करनी है कि बन जाए आपकी। तो अब प्रोग्राम करते हैं सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम के लिए वही दो फाइल्स हैश इंक्लूड, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, और दूसरी फाइल हमने ली है हैश इंक्लूड conio.h, देन मेन फंक्शन दैट इज void main। ठीक है, देन आपकी आती है डिक्लेरेशन लाइन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितनी इक्वेशंस हैं। तो कितनी इक्वेशंस थी, 3 थी, लेकिन मान लो n इक्वेशन है तो नंबर ऑफ इक्वेशन दैट इज ऑलवेज इंटीजर, फ्रैक्शन में नहीं होगा और पॉजिटिव होगा, ये नेचुरल नंबर होगा। तो कोई और वेरिएबल आएगा उसे डिक्लेयर कर देंगे, यहाँ स्पेस छोड़ देते हैं। अब आपको पता होनी चाहिए ये मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, ये मैट्रिक्स और एक ये BIs पता होनी चाहिए। तो हमने लिख दिया फ्लोट
ठीक है। ए, अब देखो मैट्रिक्स है, रो भी होगी कॉलम भी होगी, दैट इज 2 डायमेंशनल एरे होगी, ठीक है। एक हमें एक्साइज डिक्लेयर करने पड़ेंगे, दैट इज x1 x2 x3, 4 इक्वेशन होंगे तो x4, 5 इक्वेशन होगी तो x5, तो बहुत सारे होते हैं तो उसे हम एरे से डिक्लेयर करते हैं। तो मान लो x एक एरे है, मैक्सिमम एलिमेंट मान लिया 100। बी जो है हम देखेंगे कि ए के अंदर ही इंक्लूड होगा, मतलब हम जो B1 है, B1 को हम नाम देंगे प्रोग्राम के अंदर A14, और इसको हम नाम दे देंगे A24, और इसको हम नाम दे देंगे A34, ठीक है। मतलब ए के अंदर ही इंक्लूड करने वाले हैं इसको हम, ठीक। अब आपको एक्स चाहिए, एक आर के लिए भी चाहिए, आर हमने ले लिया, बाकी कुछ और रिक्वायरमेंट होगी देन उसको हम डिक्लेयर कर देंगे। तो इतना काम हम भी जो अभी हमने कर लिया है। देन हमें ये पता है कि सबसे पहले आपको नंबर ऑफ इक्वेशन पता होनी चाहिए, यानी उसको इनपुट करवाना है, तो उन इनपुट करवाने का काम किसका हो गया, स्कैन एफ का। तो स्कैन एफ, एन कैसा है, इंटीजर, इंटीजर के लिए क्या यूज करोगे, परसेंटेज डी, M%N। तो उससे पहले एक मैसेज प्रिंट करवा दो कि आपने क्या किया है, तो आपने क्या किया है, नंबर ऑफ इक्वेशंस डाली है, दैट इज एंटर द नंबर ऑफ इक्वेशंस, एंटर द नंबर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। इनपुट हो गया। अब आपको मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, दैट इज A11 A12 A13 B1, B1 मतलब A14 पता होना चाहिए, A21 A22 A23 B2 मतलब A24 पता होना चाहिए। इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो है एरे के थ्रू डिफाइन किया है, तो एरे को हम इनपुट करवा रहे हैं, स्कैनएफ के तो थ्रू करवाएंगे ही, लेकिन हम किसका यूज करेंगे, लूप का। लेकिन इसके अंदर रो भी है और कॉलम भी है, तो एक तो फोर लूप लगाएंगे रो के लिए और एक फोर लूप लगाएंगे कॉलम के लिए। तो हमने लिखा फोर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस, ठीक है, ये हमने लिखा है। अब देखो नेक्स्ट हो गया आपका, इसको एक बार सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें इनपुट करवाना था रो और कॉलम। अब हमें पता है कि रो कॉलम यानी दो फोर लूप यूज होंगे, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। तो फोर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस, ठीक है। एक लूप और लगा रहे हैं हम, फोर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ j इज लेस देन इक्वल टू n+1 है, यहाँ पर n+1, क्योंकि बी आईज हम अंदर ही इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि A14 A24 और A34 नाम दे रहे हैं, ठीक है। देन इनपुट ही करवाना है, तो इनपुट करवाने का काम हमें पता है कि इसका होता है स्कैन एफ का, और ये हो गया परसेंटेज एफ कोमा M%AIJ, ठीक है। तो पहले जे वाला लास्ट में आया था, तो जे वाले पहला टर्मिनेट होगा, आई वाला सबसे पहले आया तो आई वाला सबसे लास्ट में टर्मिनेट होगा। तो अब इसका मीनिंग देखते हैं। एन हमने कितना ले लिया, 3। देखो आई की वैल्यू कितनी होगी, 1, और 1 जो है लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन होल्ड कर रही है, तो कहते हैं कि आप अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हो, यानी जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन होल्ड कर रही है, तो कहते हैं कि अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अंदर वाली स्टेटमेंट कहती है कि इनपुट करवा दो किसको, ए आई जे मतलब A11 को, ठीक है। अब जे बढ़ गया, यानी जे की वैल्यू 2 आ गई, 2 तो अभी भी 4 से छोटा है, कहते हैं इनपुट करवा दो ए आई जे मतलब कितना, आई तो अभी भी 1 है, जे कितना हो गया 2, फिर जे प्लस प्लस, यानी जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, इनपुट करवा दो किसको, ए आई जे मतलब A13, ठीक है। जे फिर बढ़ गया, जे की वैल्यू कितनी होगी, 4, और 4 4 के बराबर है, तो इनपुट करवा दो किसको, A14 को, और A14 कौन है हमारा, B1, तो देखो A11 भी आ गया, A12 A13 भी आ गया और B1 भी आ गया। अब आई बढ़ जाएगा, क्योंकि जे की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, 5 जो है 4 से छोटा नहीं है, ठीक है। अब आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, जे की वैल्यू वापस से कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो कहते हैं कि इनपुट करवा दो किसको, A21 को, इस तरीके से A22 को, A23 को, A24 को, यानी रो वाइज एंट्रीज हो रही हैं, A31 को, A32 को, A33 को और A34 को। तो ये हो गया इनपुट करवाने का काम, मतलब ये A14 A24 A34 दीज आर नथिंग बट B1 B2 B3 ही है, ठीक है। और ये आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है आपकी। तो इनपुट करवा दिया है मैट्रिक्स को भी, एन को भी। अब हमारा जो मेन प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है। अब हम मेन प्रोसीजर पे काम कर रहे हैं, जो यानी हमें लोअर सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने का काम करना है। तो इसके लिए हमने लिख दिया 4 जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू n, जे प्लस प्लस, ठीक है। 4 आई इज इक्वल टू 1, I is less than equal to
एन आई प्लस प्लस, इफ आई is greater than j, then r is equal to aij divided by ajj, ajj, ठीक है। फिर 4 k is equal to 1, k is less than equal to n plus 1 k plus plus, फिर हमने लिख दिया aik, दिस इज इक्वल टू aik माइनस में r टाइम्स ajk, ajk, ठीक है। देखो सबसे पहले k आया, k की खत्म, देन if आया, if खत्म, देन I आया, I खत्म, और देन j आया, j खत्म, ठीक है। अब हम इसका फिर से मीनिंग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देखो सबसे पहले आई जे के हमने प्रोग्राम में लिए हैं, तो ऑब्वियसली आपको इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो आई जे के दीज आर इंटीजर, तो इससे हमने डिक्लेयर भी कर दिया है, ठीक है। तो इतना तो स्टेप हमने फॉलो कर लिया है। अब इसका हम मीनिंग समझते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए। सबसे पहले कहता है कि जे 1 हो जाएगा, जे 1 है तो कहता है कि आई इज इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। जे भी 1 है, आई भी 1 है। कहते हैं कि अगर आई जे से बड़ा हुआ ना तो ही सम, सबसे पहले देखो सम इज इक्वल टू सम क्या था, पुराने वाला सम, पुराने वाला सम था 0, ए आई, आई कितना था 2, जे कितना था 3 था, तो यानी A23 इंटू में एक्स जे, ये गलत लिख दिया है। सम इज इक्वल टू, सम इज इक्वल टू, देखो क्या कह रहे हैं, पुराने वाला सम दैट इज 0 प्लस कितना हो गया ए आई जे, ए आई, आई कितना था 2, जे कितना है 3, इंटू में कह रहे हैं कि एक्स जे मतलब x3, ठीक है। यानी सम इतना आ गया A23 बाय में x3। तो देखो क्या कह रहे हैं, देन xi निकालो, ठीक है। अभी xi निकालने से पहले अभी हमें और स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। j की वैल्यू जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम बाहर नहीं आ सकते। तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, लेकिन 4 जो है वो 3 से छोटा नहीं है, ठीक है, ना ही इक्वल है, तो यानी j खत्म हो चुका है। यानी अब हम आएंगे इधर, i बढ़ाने से पहले इधर आएंगे। तो xi मतलब कितना हो गया x2, दिस इज इक्वल टू, देखो कितना है ai मतलब 2, a2, ठीक है, ये a2, xi दिस इज इक्वल टू A24, ठीक है। माइनस में देखो कह रहे हैं सम कितना आ गया A23 बाय इंटू में x3 डिवाइडेड बाय, देखो क्या कह रहे हैं ai कितना है I2 है, A22, तो देखो आपका x2 भी आ गया। अब रह गया x1 निकालना। तो देखो A11 x1, A12 x2 प्लस A13 x3, दिस इज इक्वल टू कितना है A14, ठीक है। तो A11 x1 जो है दिस इज इक्वल टू A14 माइनस A12 x2 माइनस A13 x3, और ये A11 उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा काम रह गया है x1 निकालना। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो i माइनस माइनस कह रहे हैं इस बार, यानी i की वैल्यू कम, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि पहले वैल्यू कितनी थी 2, और 1 1 के बराबर है। तो कहते हैं कि सम की वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी 0, यानी सम जो है, नया सम जो है दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, सम आ गया 0 फॉर j इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो i तो 1 आ गया, यानी j की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो कहते हैं कि सम इज इक्वल टू पुराने वाला सम कितना है 0 प्लस, देखो कितना है आई आपका 1 था, जे आपका 2 है, ai इंटू में देखो क्या करे एक्स जे मतलब कितना हो गया है x2 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया A12 x2, दैट इज ये वाली टर्म होगी। जब तक j नहीं खत्म होगा तब तक i नहीं बढ़ा सकते। तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी i प्लस j प्लस प्लस कर दो, यानी j की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 3 के बराबर है। तो कहते हैं कि सम इज इक्वल टू पुराने वाला सम तो ये आ गया है, उसमें क्या ऐड कर दो, कहता है कि उसमें ऐड कर दो आप पुराने वाले सम में ai आई तो अभी भी क्या है 1, j कितना है 3 है, इंटू में एक्स जे दैट इज x3। अब j प्लस प्लस j की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, यानी जितना सम निकलना था वो निकल चुका है,
ठीक है, तो अब आगे हैं एक्स आई पर। तो एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई दैट इज एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स आई एन प्लस वन, एक्स आई एन प्लस वन दैट इज, यानी ये हो जाएगा एक्स, ओ सॉरी ए आई दैट इज ए वन, और ये था आपका एन प्लस वन दैट इज फोर, माइनस में सम, माइनस सम करोगे तो ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या था, ए आई आई दैट इज ए वन वन। तो देखो i माइनस माइनस, i माइनस माइनस का मीनिंग क्या हो गया, i की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, लेकिन जीरो जो है वन से बड़ा नहीं है, ना ही इक्वल, यानी जितना आपका x2 आना था वो आ चुका है, x1 आ चुका है, x3 आ चुका है, तो तीनों काम आ चुके हैं। लास्ट में हमें आउटपुट शो करनी है, तो आउटपुट शो करने का काम जो है हमें पता है कि प्रिंटफ का होता है। तो प्रिंटफ जो है, लेकिन इस बार x1 भी है, x2 भी है और x3 भी है, तो इसके लिए हम प्रिंट करने के लिए भी किसका यूज करेंगे, फोर लूप का। तो फोर आई इज इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस प्रिंटफ, प्रिंटफ, और ये हो जाएगा परसेंटेज एफ कोमा एक्स आई, ठीक है, और ये आपका गेट सी एच और देन टर्मिनेट। सबसे पहले ये ध्यान रखना, सम हमने प्रोग्राम में यूज किया है, तो सम को भी यहाँ आप डिक्लेयर करोगे, ठीक है। तो ये था आपका गोज एलिमिनेशन मेथड। अब हम देखते हैं इसको रन करके। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने टाइप किया हुआ है, इसको हम रन करके देखते हैं, सेव कर लेते हैं एक बार। ठीक है, मैं इसको रन कर रही हूँ। तो देखो सबसे पहले कहते हैं कि इक्वेशंस डालो, कितनी इक्वेशन है, तीन इक्वेशन के साथ हम काम कर रहे हैं। याद हो आपको रो वाइज डालनी है, एलिमेंट्स रो वाइज डालने हैं, दैट इज पहले ए वन वन डालना है, तो ए वन वन हो गया टू, ए वन टू डालना है वन, ए वन थ्री फोर, फिर आपका बी वन जिसे हमने नाम दिया था ए वन फोर यानी 12, देन आपका ए टू वन दैट इज फोर, ए टू टू 11, ए टू थ्री माइनस वन, फिर देन आपका ए टू फोर दैट इज बी टू टू 33, देन आपका हो गया 8 और सपोज माइनस थ्री और 2 और ये हो गया 20, ठीक है। फाइनल आंसर देखो x1 जो है वो आ चुका है 3, x2 जो है वो आंसर आ चुका है 2 और x3 जो है वो आंसर आ गया है 1, ठीक है। ये आप बीच में स्पेसिंग ले लो, जैसे स्पेसिंग करते हैं यहाँ, एक सेकेंड, इसे मैं फिर से बड़ा कर रही हूँ। ये आपको स्पेस यहाँ नहीं दिख रहा था, तो स्पेसिंग के लिए आप वर्टिकल टैब यूज कर सकते हो या हॉरिजेंटल, आपकी मर्जी है। तो हमने ये यूज किया सपोज, ठीक है, देखते हैं कि क्या फर्क पड़ा है। ठीक है, सबसे पहले वही 3, ठीक है, क्लियर स्क्रीन का यूज कर सकते हो ताकि पिछली हिस्ट्री ना दिखे, और ये हो गया है 2 1 4 12, ठीक है, 4 11 सॉरी 11 माइनस वन 33 8 माइनस थ्री 2 20। तो देखो इस बार आपको क्लियरली स्पेस दिख रहा है, ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल टैब है, ठीक, तो स्पेसिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो ये था आपका प्रोग्राम गोस एलिमिनेशन के लिए। अब हम आते हैं गोस जॉर्डन पे, गोस जॉर्डन पे इसका प्रोसीजर और समझते हैं हम। तो अब हम करते हैं गोस जॉर्डन। देखो गोस जॉर्डन और गोस एलिमिनेशन में इतना सा फर्क है, जो गोस एलिमिनेशन था उसके अंदर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते थे, जबकि गोस जॉर्डन में हम ट्राई करते हैं क्या बनाने की, गोस जॉर्डन में हम एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे। यानी आपका अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सपोज ए वन वन एक्स वन, ए वन टू एक्स टू प्लस ए वन थ्री एक्स थ्री, दिस इज इक्वल टू सपोज बी वन, ठीक है, ए टू वन x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3,
इज इक्वल टू B2। ठीक, देन A31 x1 प्लस A32 x2 प्लस A33 x3 दिस इज इक्वल टू B3। ठीक है, सबसे पहले तो आप सेकंड और थर्ड में डायगोनल में हमें पता है कि यहाँ प्रेजेंट होगा ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये यहाँ प्रेजेंट होगा, दिस इज जीरो 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 और यहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो इसके करेस्पॉन्डिंग ये भी चेंज होंगे, ऑब्वियस है, ये B1 डैश मान लो, ये B2 डैश मान लो, ये B3 डैश, तो क्लियरली Z3 आ जाएगा आपका, दैट इज X3 आ जाएगा B3 डैश, X2 आ जाएगा B2 डैश और X1 आ जाएगा B1 डैश, यानी इस बार बैक सब्सटीट्यूशन की जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेप तो वही, आपको X1 रिमूव करना है। ठीक है, X1 रिमूव करते आपका ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, यानी आपको R1 निकालना है, R1 हो जाएगा आपका A21 बाय में A11, R2 निकालना है, दिस इज A31 बाय में A11। ठीक है, ये मान लो 1 2 3। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका, जैसे ही आप 2 माइनस में R1 टाइम्स ऑफ 1 करोगे और 3 माइनस में R1 टाइम्स ऑफ 1 करोगे, तो हमें पता है कि जो ये x1 है वो रिमूव हो जाएगा, यानी नई इक्वेशन आ जाएगी, सपोज P22 x2। ठीक है, जो नया P22 है उसे मैं अपडेट कर रही हूँ, मतलब A22 मेरा नया आ चुका है। ठीक है, उसे मैं नाम दे रही हूँ वापिस से A22, प्लस में ये हो गया A23 x3, या आप P22 ही रख लो फिलहाल, P22 x2 प्लस P23 x3 दिस इज इक्वल टू सपोज B2 डैश, और सेम ये आ जाएगा B32 x2 प्लस P33 x3 दिस इज इक्वल टू B3 डैश। ठीक है, और आपका ये वाली तो थी x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 दिस इज इक्वल टू B1। अब आपको क्या करना है, पहले आप इसका यूज नहीं करते थे, अब आपको इसका इसका और इसका तीनों का यूज करना है। अब आपको यहां से x2 हटाना है। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, अब आपका जो काम है वो रह गया, यहाँ से आपको क्या करना है, x2 हटाना है। ठीक है, यहाँ से x2 हटाओगे और यहाँ से भी x2 हटाओगे, मतलब x1 हटा रहे हो तो आप फर्स्ट छोड़ देना, मतलब जो चीज हटा रहे हो वो चीज छोड़ देना, बाकी दो इक्वेशन ले लेना। जैसे x1 हटा रहे हैं तो सेकंड और थर्ड का यूज किया, अब x2 हटा रहे हैं तो यानी आप ये बीच वाली छोड़ दोगे और फर्स्ट और थर्ड में से हटाओगे, तो फर्स्ट और थर्ड में से आपको x2 हटाना है। तो फर्स्ट और थर्ड में से x2 हटाने के लिए हम क्या करें, मान लो इसको मैंने 4 नाम दे दिया और इसको मैंने 5 दे दिया, तो 1 में से अब मुझे क्या हटाना है, x2 हटाना है। तो अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, A12 बाय में P22 से। ठीक है, तो देखो इसको अगर A12 बाय में P22 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कट जाएंगे, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो A12 से A12 कट जाएगा, यानी A12 क्या आ जाएगा इस बार, जीरो, यानी ये चीज हमें मिल जाएगी। सही है, और साथ में मैं ये लिख दूं कि आपका जो ये 5 है माइनस में सपोज दिस इज P32 बाय में P22 टाइम्स ऑफ 4, अगर इसको P32 बाय P22 से मल्टीप्लाई करूंगी तो P32 आ जाएगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगी जीरो, यानी ये जीरो आ जाएगी, ये दो जीरो आ गए। ठीक है, तो कुछ इक्वेशन ऐसे बनेगी, नया मान लो A11 डैश x1 रह जाएगा और A13 डैश x3 रह जाएगा, और ये भी चेंज हो जाएगा, सपोज B1 डबल डैश आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाली एज इट इज है, दैट इज P22 x1 है, P22 x2 है, और ये दिस इज B2 डैश, लेकिन लास्ट वाली में से आपका क्या रिमूव हो चुका है, x2। ठीक है, मान लो ये आ गया P33 डैश x3 दिस इज इक्वल टू B3 डबल डैश आ गया। ठीक, अब आपको x3 हटाना है, किस में से हटाओगे, इसमें से भी, ओ सॉरी, ये x2 था और ये x3 था। अब आप x3 हटाओगे तो अब आप इसका यूज नहीं करोगे, मतलब इसका यूज करके यहां से हटाओगे x3, तो क्या करोगे, मान लो ये 6 7 8, अब आपको क्या काम करना है, 6 माइनस में P33 डैश बाय में A13 डैश, तो देखो इसको अगर P33 डैश बाय में A13 डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, कट जाएगा, P33 डैश माइनस P33 डैश जीरो हो जाएगा। सेम आपको 7 माइनस में क्या करना है, P22 बाय में, ओ सॉरी, ये हो जाएगा P33 डैश बाय में P22 टाइम्स ऑफ 7, तो देखो यहाँ से आपका x3 हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से x3 हट गया, यहाँ से x3 हट गया, यहाँ से किस क्या बचेगा, x1, और यहाँ से क्या बचेगा, x2, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ x3, यानी कुछ आपका
ये वाला 0 आ चुका है और ये भी 0 आ चुका है, तो क्या बन गई है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हमें जस्ट डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है। तो देखो प्रोग्राम में चेंज कहाँ है, प्रोग्राम में चेंज आएगा इस स्टेप में, ठीक है, इन स्टेप में। तो देखो क्या करेंगे, तो यहां तक आपका स्टेप सेम रहेगा, लेकिन बस यहाँ कंडीशन लगा दी, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि हमें सभी के लिए करना है, वहां तो हमें सिर्फ बड़े के लिए करना था, मतलब A32 निकालना था, मतलब आपको याद हो, एक तो था A32 बाय में A11 था, और एक आपका था A31 बाय में A11 था, और एक आपका कुछ था A21 बाय में A11, यानी हर केस में आई जे से बड़ा था, लेकिन इस बार आपको काफी सारे निकालने क्योंकि डायगोनल बनानी है, तो इसलिए हमने कंडीशन लगा दी आई नॉट इक्वल टू जे। आई होप आप लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करके सारे कोफिशिएंट निकालते जाओगे, आपकी ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी, जब ये स्टेप फॉलो करोगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी, जस्ट इतना सा चेंज है। और फिर देखो चेंज कहाँ करना है, ये जो स्टेप है इस बार आपको नहीं लिखना है, ठीक है, इस केस में ये वाला जो स्टेप है वो फॉलो नहीं करना है, तो हमें देखो क्या फॉलो करना है, और सेम हमें ये वाला भी फॉलो नहीं करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, जो नया है यहां तक हमारा सेम है, यहां तक सेम है, बस आई नॉट इक्वल टू जी आ गया। जो नेक्स्ट स्टेप है बस इतना आ जाएगा, फोर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, और एक्स आई दिस इज इक्वल टू ए आई एन प्लस 1 बाय में ए आई आई, ठीक है, और ये हो जाएगा, साथ के साथ इसे प्रिंट करवा लो, प्रिंट एफ परसेंटेज एफ एक्स आई, ठीक है, और देन हो गया आपका टर्मिनेट गेट सी एच, और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका मीनिंग, आई की वैल्यू 1 हो गई, तो कहते हैं कि x1 इज इक्वल टू A14 बाय में A11। देखो नई जो मैट्रिक्स आई है साथ के साथ मैंने अपडेट कर दिया, यहाँ नया जो आया है A11 वो वाला लेना है, ये ध्यान रखना, अपडेट होता जा रहा है साथ के साथ, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है, ये अपडेट होने के बाद A14 है, तो हमें पता है कि A11 x1 A14 के बराबर है, तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, A14 बाय में A11 आ चुका है x1। अब I2 हो गया, तो x2 इज इक्वल टू A24 बाय में A22, तो देखो यहाँ ये 0 आएगा, ये A22 आएगा, ये 0 और ये A24, तो A24 इंटू x2 A24 के बराबर है, A22 इंटू x2 दिस इज इक्वल टू A24, x2 आ जाएगा, सेम I3 रखोगे तो x3 जो है दिस इज इक्वल टू A34 बाय में A33 आ जाएगा, ठीक है, जस्ट आपको चेंज यहाँ करना है, जो ये वाला प्रोसीजर था ये वाला काम नहीं करना है यहाँ से, ठीक है, उसकी जगह आपको ये वाला करना है, मतलब इसमें और भी इजीएस्ट हो गया, जस्ट डायगोनल मैट्रिक्स बनाई है। अब हम इसका प्रोग्राम और देखते हैं, तो इसमें हम थोड़ा चेंज कर देते हैं जहाँ हमने किया है। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ से ये वाला स्टेप नहीं करना, ये वाला स्टेप नहीं करना है, ठीक है, जहां तक है मैं इसको लिख रही हूँ वो मैं हटा रही हूँ, ठीक, तो ये वाला, तो मैंने ये हटा दिया है, ठीक है, अब मुझे यहाँ बस थोड़ा सा चेंज करना है, एक लाइन ही ऐड करनी है, एक्स आई इज इक्वल टू ए आई एन प्लस वन सॉरी प्लस वन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए आई आई, बस इतना सा आपको प्रोग्राम में अब चेंज करना है, ठीक है, इसको ये एक्सरसाइज जो है प्रॉपर नहीं लिखा गया, तो ये हो गया, ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं, रन से पहले सेव कर लेते हैं एक बार, ठीक, तो रन करते हैं, तो देखो मान लो वैल्यूज सबसे पहले नंबर ऑफ इक्वेशंस कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इक्वेशंस डालो,
तो नंबर ऑफ इक्वेशन अगेन हमने मान ली 3, ठीक है। अब आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट डालने हैं, तो मान लो ये सॉरी सम इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड, ठीक है। तो सम हमने यूज भी नहीं किए, तो आप चाहो तो यहाँ से सम हटा सकते हो, ठीक। तो दोबारा रन करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इक्वेशंस डाली हमने 3, ठीक है। एंटर द एलिमेंट्स, तो ये A11, A12, A13, A14 दैट इज B, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया A21 दैट इज 2, फिर ले लिया -3, 4, 13, ठीक है। फिर मैंने ले लिया 3, 4 4, 5 और 40, ठीक। तो आंसर देखते हैं कितना आया है। आंसर देखो, x की वैल्यू आ गई है 9, y जो है 1 और z इज इक्वल टू 5। हमने एक चेंज और नहीं किया है, इस वजह से हमारा आंसर जो है वो गलत आया है, ये वाला। इफ i इज नॉट इक्वल टू j, नॉट इक्वल, ठीक है, ये वाला, ठीक है। एक बार सेव कर देते हैं, फिर देखते हैं आंसर सही है या नहीं। और क्लियर स्क्रीन और यूज कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन, ताकि पीछे वाला विजिबल ना हो। डिक्लेरेशन लाइन के बाद ही आपको क्लियर स्क्रीन का यूज करना है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये हो गया, ठीक। अब इसको हम रन करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशंस आपको दी हुई है 3, ठीक है। एलिमेंट्स डाले हैं 1, 1, 1, 9, 2, -3, 4, 13 और ये आ गया है 3, 4, 5, 40, ठीक। तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 1, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 5। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। ये आंसर सही है हमारा, जो इस मेथड से आया है, ठीक है। हो सकता है कि हमने जो उस मेथड से किया है उसके करस्पॉन्डिंग सेम आंसर आ जाए, क्योंकि सॉल्यूशन ही तो निकालना हमें, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां हमने गोस यहाँ पर जो गोस ये वाला एलिमिनेशन और गोस जॉर्डन मेथड डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गोस सेडल मेथड के बारे में। देन आपका एक प्रोग्राम और रह जाएगा, ठीक है। फिर हम गोस बैकवर्ड का और रह रहा हमारा। तो